नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारा ये यूनिट 5 का जो है अंतिम वीडियो है। हम लोगों ने अपने यूनिट 5 में जिसमें हम चर्चा कर किए हैं वन्य एवं वन्य जीवों की, अभयारण्य की, जैवमंडल रिजर्व की। ठीक है, इन सारी चीज़ों की हमने चर्चा इस चैप्टर में की है। इस चैप्टर में हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था जो था कि बायोस्फीयर रिजर्व। इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हमारे बच गए थे। कल की क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म की थी। हमने हाथी परियोजना देखा था, पक्षी विहार देखे थे जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, टाइगर रिजर्व को देखा था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। उसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी जहाँ पे हमने आपको बताया था राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और जैवमंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व आपके क्या है। तो हमने बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। जैसे कोई देश है तो वो एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करता है। ठीक है, बेसिकली संरक्षित क्षेत्र तो आपके तीनों थे, राष्ट्रीय उद्यान भी था, वन्यजीव अभ्यारण्य भी था। उसी प्रकार हमने बताया ये जैवमंडल रिजर्व भी था। तो ये क्या था हमने देख लिया था, लेकिन भारत में ये कितने हैं, कौन इसमें से पहला है और इससे जुड़े हुए जो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो बचे हुए थे। तो उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, अगली जो हम यूनिट शुरू करने वाले हैं वो हमारी होने वाली है। पहले हम देखेंगे हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत के क्षरण क्षरण को, इन टॉपिक्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण और जल संरक्षण। यही 3-4 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं इन्वायरमेंट में आपके। तो आज के अगर आप लोग बोले तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करवा दें आपको इन चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो बेसिकली क्या समझना है कि तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपका जो हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, एक सेकेंड, आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया और आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तीनों क्या है, तीनों संरक्षित या फिर आरक्षित क्षेत्र हैं। क्यों आरक्षित किए जाते हैं? वहाँ की जैव विविधता के संरक्षण के लिए। एकदम सिंपल बात ये है। इन तीनों में सैद्धांतिक रूप से कुछ अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं? जैसे देखिए, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हो सकता है इसके अंदर एक या एक से अधिक जो है नेशनल पार्क भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो आपका नेशनल पार्क होता है और जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य होता है ये भी ठीक ठाक बड़े होते हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता जितना बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है? जिस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाता है वहाँ की संपूर्ण जैव विविधता, जितनी भी वहाँ पादपों की प्रजातियां या जीवों की प्रजातियां हैं, सब एक समान रूप से संरक्षित हो जाती हैं। यहाँ पे अमूमन लगभग सभी प्रकार की मानव गतिविधियां या मानव हस्तक्षेप जो हैं प्रतिबंधित होते हैं। लेकिन जो आपका वन्य जीव संरक्षण होता है, वन्य जीव संरक्षण में क्या समझना होता है कि यहाँ पे कुछ ही, जैसे जिन वन्य जीवों को संरक्षित किया जाएगा, एक या एक से अधिक प्रजातियों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। केवल इस क्षेत्र में उन्हीं प्रजातियों के संरक्षण पर फोकस किया जाता है जिनको कि संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे मानव और कुछ मानव की यानी कि कुछ गतिविधियों की जो है यहाँ पे इजाजत होती है कुछ रूल रेगुलेशन के साथ में। फिर उसके बाद हमने बताया कि जैवमंडल आगार ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसको हम तीन, जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है इसका संक्रमण क्षेत्र, बफर जोन और क्रोड जोन। संक्रमण छोड़ जो संक्रमण क्षेत्र होता है यहाँ पे ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते। यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, आवास बना के रह सकते हैं, यानी कि लगभग सभी प्रकार की मानव की जो गतिविधियाँ होती हैं वो यहाँ पे सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन जो बफर क्षेत्र होता है यहाँ पे कुछ अंकुश लग जाता है गतिविधियों पर। जैसे हम यहाँ पे खेती नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे रह सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और थोड़ा सा टूरिज्म यानी कि पर्यटन भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आवास नहीं बना के रह सकते, खेती नहीं कर सकते आप अपने बफर जोन में। और क्रोड जोन क्या होता है, ये तो समझिए एकदम जैसे नेशनल पार्क वाला जैसे रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ या मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। ये थोड़ा सा हम आपको रिविजन करवा दिए। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको भारत के बारे में। भारत में कितने आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब आप समझ चुके होंगे ना बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर बहुत बड़ा सा रिजर्व क्षेत्र है। जो भी राज्य होता है, जो भी देश होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेसिकली जो देश होते हैं, जैसे हमारा भारत है तो उसने अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की है। मतलब जो लगता है कि हाँ ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं। और इस क्रम में हमने अभी तक 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की। और इसमें जो सबसे पहला था वो था नीलगिरी। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था हमारा नीलगिरी। कौन था सबसे पहला? सबसे पहला हमारा था नीलगिरी। नीलगिरी ये जो है इसकी स्थापना, इसकी घोषणा हमने 1986 में की थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रथम बायोस्फीयर जो इंडिया का था वो नीलगिरी था और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 18 हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये जो लिस्ट है यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट दिख रहा होगा, इसमें से हमें याद क्या करना है? देखिए, पहली चीज़ सबकी लोकेशन याद करनी है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है?
ये इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि आपको याद करवा देंगे, कुछ चीज़ें आपको याद भी होंगी। फिर स्थापना वर्ष याद करना है। स्थापना वर्ष में सारे नहीं याद करनी है। जैसे आपको सबसे पहले जो याद करना है वो है आपका ये कि ये आपका 1986 में नीलगिरी, ये सबसे पहला था। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। उसके साथ में अगर हम बोलें आपको और क्या याद रखना है, उसके बाद जो आपको याद रखना है वो है आपका इसमें से सुंदरवन। सुंदरवन का आप लोग को याद रखना है, सुंदरवन याद रखना है। ये 1989 में इसकी घोषणा हुई थी या फिर इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, सुंदरवन। अच्छा, अभी हम एक सन आप लोगों को और याद करवाएंगे, ये सन है, चलिए अभी ध्यान दीजिए अभी ऐसे ही। तो हमने क्या देखा, पहले 1986 में नीलगिरी की स्थापना हुई, अभी ईयर याद कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा ईयर आपको याद करना है वो सुंदरवन का 1989, वो किसका, सुंदरवन का 1989। उसके बाद एक और याद करना है, वो आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये 2000, इसका क्या याद रखना है, 2000। ठीक है। उसके बाद आपको मानस का याद रखना है, मानस का 1989। मानस के बारे में क्या याद रखना है, 1989 में इसकी घोषणा हुई, और नंदा देवी की 1988 में, नंदा देवी की 1988 में। तो यही इतने आपको याद रखने, हम इसको हाईलाइट अगर कर दें तो क्या याद रखना है आपको, नंदा देवी का सन याद रखना है, इसकी घोषणा 1988 में हुई थी। मानस का याद करना है 1989 में, कंचनजंगा का याद करना है सन 2000 में। उसके अलावा अगर याद करना है तो जो पहला है हमारा नीलगिरी 1986 में, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर आपको और याद रखना है तो 1989 में आपका सुंदरवन हो गया। ठीक है, 1989 में आपका सुंदरवन और मानस दो की घोषणा कब हुई है, 1989 में। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आपका सुंदरवन हो गया और मानस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम याद करेंगे इन जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी लोकेशन देखेंगे, ये इंडिया में है कहाँ, और हम कोशिश करेंगे उसको याद करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, आपके कच्छ का रण। ठीक है, तो जो आपके कच्छ का रण है ये तो आप सबको पता ही होगा, ये कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ पे है, कच्छ का रण, कच्छ का रण है आपके गुजरात में। तो इसकी लोकेशन आपको याद ही हो गई थी, होगी, कुछ इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है कि कच्छ का रण आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद आपका है शीत रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान या फिर शीत मरुस्थल, शीत रेगिस्तान या फिर शीत मरुस्थल। तो ये बताइए आप सबकी, शीत यानी कि शीत ठंडी ज़्यादा, शीत मतलब कोल्ड, शीत कब पड़ती है, शीत मतलब ठंडी होती है, शीत मतलब क्या होती है, ठंडी, ठंडी का मतलब क्या होता है, कोल्ड होता है, क्या होता है, कोल्ड। ठीक है, अच्छा ये बताओ कोल्ड कहाँ से आती है, आइस यानी कि बर्फ से आती है, किससे आती है, बर्फ से। बर्फ का मतलब हिम, हिम मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखना है कि जो शीत रेगिस्तान है, आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो शीत का सीधा सा मतलब है कि भैया आइस यानी कि बर्फ यानी कि हिम से है। तो बर्फ कहाँ होगी, हिमाचल प्रदेश में होगी। तो शीत रेगिस्तान कहाँ होगा आपका, हिमाचल प्रदेश में होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन जम्मू कश्मीर से नहीं कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इसके हिमाचल प्रदेश के वर्ड में ही हिम लगा है। ठीक है, तो हिमाचल यानी कि हिम, हिम में कौन सा रेगिस्तान होगा, शीत रेगिस्तान होगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो नंदा देवी है। अच्छा ये बताइए, जब आप पेपर में बैठते हैं पेपर देने, तो आपको क्या नहीं याद आता है, आंसर उत्तर नहीं याद आता है ना आपको। पेपर में जब उत्तर नहीं याद आता तो क्या याद करते हैं आप, देवी देवताओं को याद करते हैं, किसको याद करते हैं, देवी और देवताओं को याद करते हैं। ठीक है, तो जब पेपर आपको नहीं याद आता उत्तर, तो किसको याद करते हैं आप, देवी और देवताओं को। तो इसी से याद कर लीजिए कि नंदा देवी, नंदा देवी यानी कि देवी हो गई। और देवी देवताओं को आप क्या याद करते हैं, देवी देवताओं को आप तब याद करते हैं जब पेपर में आपको आंसर यानी कि उत्तर नहीं याद आता। तो हो गया आपका उत्तराखंड में कौन सा हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, ये याद हो गया। कंचनजंगा आप सबको पता ही होगा, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किसको किसको देखा, हमने देख लिया कच्छ का रण, कच्छ का रण आपको याद होगा कि कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है। शीत रेगिस्तान को हमने याद किया हिम से, हिम जहाँ पे है वहाँ पे होगी सर्दी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हमारा शीत रेगिस्तान हो गया। उसके बाद उत्तर नहीं याद आता जब आपको, तो आप किसको याद करते हैं, देवी देवताओं को, मतलब नंदा देवी हो गया आपके उत्तराखंड में। कंचनजंगा आपको याद ही है कि कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। चलिए अब बढ़ते हैं आके हम नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो हमारा है एक दिहांग दिबांग है, दिहांग दिबांग कहाँ पे है, दिहांग दिबांग आपका है अरुणाचल प्रदेश में। मानस आपका असम में है, डिब्रू सैखोवा है आपका, ये भी असम में है। और नौक्रेक जो है आपका मेघालय में है। नौक्रेक कहाँ पे है, मेघालय में है। अब हम इन सबको याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नौक्रेक को देखेंगे, नौक्रेक कहाँ है, तो नौक्रेक हमारा है मेघालय में। नौक्रेक कहाँ है हमारा, एक सेकंड, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा सा लिखते चलें क्योंकि आपको ये चीज़ें। नौक्रेक आपका कहाँ है, नौक्रेक है आपके मेघालय में, कहाँ है, मेघालय में।
मेघालय में, अच्छा मेघालय की एक विशेषता है, आप लोगों को पता है मेघालय में बारिश सबसे ज़्यादा होती है। भारत में अगर पूछा जाए बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो मेघालय में ही होती है। जैसे मासिन राम, चेरापूंजी, इन स्थलों का नाम सुने होंगे ना, ये कहाँ है? ये मेघालय में है। कहाँ पे है ये? मेघालय में। तो मेघालय में क्या होती है? बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो नौक्रेक कैसे याद करेंगे हम लोग? नौक्रेक याद करेंगे कि मेघालय में बहुत बारिश होती है। तो जहाँ पे बारिश होती है वहाँ की मिट्टी जो होती है उसमें क्रिक नहीं आता है। जैसे देखिए, जो गांव से होंगे आप लोग, तो जैसे जब खेत होता है, इसमें जैसे पानी पानी जब ऐसे सूख जाता है खेत का, तो देखिए कि मिट्टी के बीच में से दरारें पड़ जाती हैं। जैसे मिट्टी के बीच में से दरारें पड़ जाती हैं। तो लेकिन जब लगातार यहाँ पानी मिलता रहेगा, बारिश होती रहेगी, तो मिट्टी के बीच में दरारें पड़ेंगी? तो आप कहेंगे नहीं, दरारें तो नहीं पड़ेंगी, मतलब क्रेक नहीं आएगा। मतलब क्रेक नहीं आएगा मतलब नो क्रेक। तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होगा? नो क्रेक होगा। तो नो क्रेक आपका कहाँ है? मेघालय में है। याद हो गया आप लोगों को? चलिए, अब हम जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है उनको एक साथ याद करेंगे एक ट्रिक से। जैसे देखिए, ट्रिक क्या है? क्या एक अरुणा दीदी हैं, अरुणा दीदी, इनका एक शाखा है जिसका नाम है डब्बू। जिसका नाम क्या है? डब्बू। डब्बू इनका कौन है? शाखा है। अरुणा दीदी को अपने इनका जो सखा है डब्बू, उससे बहुत आशा है। क्या है? आशा है कि वो अपने इस बार सिलेक्शन वो क्या कर लेगा? ले लेगा। ठीक है, आप लोगों के जैसे। तो ट्रिक याद रखना है आपको कि अरुणा दीदी को अपने सखा डब्बू से बहुत क्या है? आशा है। तो अरुणा दीदी से हो गया अरुणाचल प्रदेश। दी से देखिए दिहांग और दिवंग, इससे हो गया दीदी। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन हो गया? दिहांग और दिवंग। उसके बाद सखा से क्या हो गया? डिब्रू सिखोआ डब। ठीक है, जो ये क्या हमने बोला, उनके सखा का क्या नाम है? डब्बू। तो सखा और डब्बू क्या हो गया? डिब्रू सिखोआ हो गया। ठीक है, आशा से क्या हो गया? मानस। आशा से क्या हो गया आपका? मानस हो गया। क्या हो गया? मानस हो गया। और असम, दोनों उसी से एक ही से आपका हो जाएगा, मानस और असम। एक सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड और है, ट्रिक हम थोड़ा सा भूल गए थे। अरुणा दीदी को ऐसे याद करना है, अरुणा दीदी के मन में, अरुणा दीदी के मन में आप उनका जो फ्रेंड है, उनका जो सखा है डब्बू, उसके लिए बहुत क्या है? आशा है। उसके लिए क्या है? बहुत आशा है। तो अरुणा दीदी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपका दिहंग दिबंग हो गया। उसके बाद मन से हो गया मानस, और डिब्रू सिखोवा यानी कि डब्बू सखा से हो गया डिब्रू सिखोवा। आशा है मतलब आपका असम, आशा है से असम। तो ये याद हो गया ना, असम में कौन से हो गया? आपका मन और डब्बू सखा, इससे हो गया मानस और डिब्रू सिकोवा। दीदी और अरुणाचल से हो गया अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबंग है। तो अभी तक हमने ट्रिक्स के माध्यम से किनको किनको याद कर लिया। नौक्रिक मतलब कोई क्रिक नहीं आएगा मेघालय में, क्योंकि वहाँ पे बहुत वर्षा होती है। डिब्रू सिखोवा, मानस और दिहंग को हमने याद कर लिया कि अरुणा दीदी के मन में अपने दोस्त डिब्रू सिखोवा के लिए बहुत क्या है? आशा है कि इसका इस बार क्या होगा? सिलेक्शन होगा। कंचनजंगा आप लोगों को याद ही है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। उसके बाद नंदा देवी, जब आपको पेपर में आंसर नहीं आता था, उत्तर नहीं आता था, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? देवी देवताओं के बारे में सोचते हैं। तो उत्तराखंड में नंदा देवी। शीत यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। शीत रेगिस्तान का कारण है आपके गुजरात में, आपको पता है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं नीचे से। ठीक है, तो आपका जो ग्रेटर निकोबार है, ये आपको सबको पता ही है कि अंडमान निकोबार में ही होगा। लिखा ही है ग्रेटर निकोबार, याद करने की जरूरत है नहीं। उसी प्रकार आपकी मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आपको सबको पता होगा कहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इसको भी सबको ऐसे ही याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। हर चीज़ में ट्रिक जरूरी नहीं होती, क्योंकि ये सिंपल हमें याद हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी आपके तमिलनाडु में है, ये याद होना चाहिए, बहुत सारे साथियों को ये याद भी होगा। उसके बाद हमारा है अगस्त्य मलाई। क्या है? अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई कहाँ पे है आपका? केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? देखिए, एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग वैदिक सभ्यता, जो साथी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे, उनको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। और जब वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण आपसे पूछा जाए किसने किया था। दक्षिण भारत का, जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो उनका नाम आता है महर्षि अगस्त्य ने। किसने किया था? महर्षि अगस्त्य ने। तो महर्षि अगस्त्य ने क्या किया? दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। तो उन्हीं से याद कर लेना है कि अगस्त जब आर्यीकरण कर रहे थे, तो ये अगस्त, अगस्त कहाँ से जुड़े हैं? दक्षिण भारत से जुड़े हैं। दक्षिण भारत मतलब आपका सबसे साउथ में, दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु और केरल है। तो तमिलनाडु और केरल में क्या हो गया? आपका अगस्त्य मलाई हो गया। आपका क्या हो गया? अगस्त्य मलाई। ये भी याद हो गया आप लोगों को। उसके बाद जो अब अगला अगला है हमारा, वो है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी है और शेषांचल है। ठीक है, नीलगिरी को कैसे याद करेंगे? देखिए, नीलगिरी जो है ना, वो आपके 3 स्टेट के बॉर्डर पे है। कहाँ पे है नीलगिरी? नीलगिरी 3 स्टेट के बॉर्डर पे। हाँ, बोलेंगे कहाँ पे है? तो केरल में है नीलगिरी। नीलगिरी का कुछ हिस्सा तमिलनाडु में आता है और कुछ हिस्सा कर्नाटक में भी आता है। कुछ हिस्सा कर्नाटक में आता है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी
कि आपने नील ली थी, ठीक है, नील ली थी और आप मैप लेके पढ़ रहे थे, तो वो जो नील थी वो कहाँ पे गिर गई? मैप में 3 स्टेट के ऊपर गिर गई। मैप में कहाँ गिर गई नीलगिरी? 3 स्टेट के ऊपर हो गई। तो 3 स्टेट के बॉर्डर पे क्या गिर गई? नील। 3 स्टेट के बॉर्डर पे क्या गिर गई? 3 स्टेट के बॉर्डर पे 3 स्टेट के बॉर्डर पे आपकी क्या गिर गई? नील गिर गई। नील क्या गई? गिर गई। तो नीलगिरी कहाँ? 3 स्टेट के बॉर्डर पे। वो 3 स्टेट कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। नीलगिरी भी आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, थोड़ा सा आज वीडियो पहले बना रहे हैं तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस आ रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक हो गया। अब उसके बाद हमारा कौन सा बचा? अब उसके बाद हमारा बचा शिमलीपाल, सुंदरवन, ठीक है, इसको हम देखेंगे। सुंदरवन आप सबको पता ही है कहाँ पे है सुंदरवन। सुंदरवन हमारा जो है पश्चिम बंगाल में है, सबको पता है। ये सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है भारत का, ठीक है, ये भी पढ़े होंगे। यहाँ के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ सुंदरी एक प्रकार के एक प्रजाति है वृक्षों की, वो पाई जाती है, जिसके कारण इसको सुंदरवन बोला जाता है। उसके बाद शिमलीपाल हो गया। सुंदरवन सबको याद भी होगा ना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। कुछ चीज़ें पहले से ही याद होती हैं और ये एकदम सिंपल चीज़ है कि सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद शिमलीपाल के बारे में देखेंगे। तो देखिए इसके बारे में ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे जो उड़ीसा के लोग होते हैं ना, जो उड़ीसा के लोग हैं ना, ये बहुत सिंपल होते हैं। उड़ीसा के लोग क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। बहुत क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। आप इनको देखिएगा, उड़ीसा के लोग क्या होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं। इस ट्रिक से हमें याद हो जाएगा। सिंपल से क्या हो जाएगा? शिमलीपाल। तो उड़ीसा के लोग क्या हो गए? बहुत सिंपल। ट्रिक्स अगर इससे बेहतरीन आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इससे बेहतरीन स्टेट वाइज कैसे आप याद कर सकते हैं इनकी लोकेशन। हम भी सीखेंगे आप लोगों से। हमने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताएं जिससे आप लोगों को याद हो गए। अगर ये ट्रिक्स अच्छी लग रही होंगी तो कमेंट में वो भी बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट भी बहुत कम बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए तत्पर हैं और आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे जितना कि हम कर सकते हैं। तो अब हम अगला देखेंगे। हमारे जो ये मध्य भारत में है, मध्य भारत में कौन कौन से हैं? पंचमढ़ी है, पन्ना है, अचान कमार और अमरकंटक, इतने हैं, ठीक है। इन सबको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ऐसे याद करिएगा कि जैसे एक पार्टी चल रही थी, ठीक है। अभी देखिए पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, इसको पहले ऐसे देख लीजिए। पन्ना भी आपके मध्य प्रदेश में है। अचान कमार और अमरकंटक जो है, अचान कमार अमरकंटक, ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। तो इसको ऐसे याद करिए कि एक चल रही थी क्या? पार्टी चल रही थी, ठीक है, एक पार्टी चल रही थी। उसमें क्या हुआ कि सब लोग पानी पीने लगे। सब लोग क्या पिए? पानी पीने लगे। पार्टी में सब जाते हैं, याद है आप, सुंदर सुंदर मिठाई का ढूंढते हैं, टेस्टी टेस्टी रसगुल्ला मिल जाए, रसमलाई मिल जाए। हाँ, कौन कौन सी मिठाई आप लोग खाते हैं? कमेंट में बताइए कि आप सबको कौन सी फेवरेट मिठाई है। तो पार्टी में जाते हैं सबसे पहले क्या? पानी पीने के लिए मिठाइयाँ ढूंढते हैं। तो लेकिन क्या हुआ कि आप एक पार्टी में गए हैं, ठीक है, कुछ लोग एक पार्टी में गए थे, वहाँ उन्होंने पानी जैसे पिया, तो पानी पीते ही क्या हुआ ना कि अचानक से जो है उसमें 5 लोग क्या होते हैं? पानी पी करके मर जाते हैं। दुखद घटना हो जाती है। पानी पी के क्या हो गए? 5 लोग जो है मर गए। तो यही आपके दिमाग में होती चाहिए कि भैया एक पार्टी चल रही है, वहाँ पे अचानक से लोगों ने पानी पिया और अचानक से पानी पीते ही क्या हुआ? 5 लोग मर गए, ठीक है, उस पार्टी में। तो अब चलिए, अब इसको हम देखते हैं याद कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे पार्टी चल रही थी, पार्टी में सब लोग पानी पिए, पार्टी के मध्य में, और पानी पीते ही, ठीक है, पार्टी के, यहाँ से याद रखना है कि पार्टी के मध्य में पानी पीने से अचानक 5 लोग क्या हो गए? मर गए। ये हो गई आपकी ट्रिक। अब हम इसको याद करते हैं। तो पार्टी के मध्य से हो गया आपका मध्य प्रदेश। क्या हो गया? इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जब ये पीपीटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? इरेज करके देंगे ताकि आप प्रिंट करवा सके, जो जिनको प्रिंट करवाना हो। अगर आप बोलेंगे तो ऐसे भी इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन हम बहुत लिख नहीं रहे हैं बहुत सफाई से, तो आप उसको देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो पार्टी चल रही थी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पार्टी चल रही थी, पार्टी के मध्य में क्या हुआ? पानी पीने से अचानक 5 लोग मर गए। तो मध्य से हो गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है। अचानक से क्या हो गया? अचान कमार। क्या हो गया? अचान कमार। ऐसे याद करिएगा, अचान कमार हो गया, अचान कमार हो गया, ठीक है। और ये जो 5 है, 5 से याद करिएगा पन्ना। 5 से क्या याद करिएगा? पन्ना। ये सब कहाँ पे हैं? तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, मध्य से मध्य प्रदेश हो गया, अचानक से हो गया क्या? अचान कमार अमरकंटक, और 5 से हो गया क्या? पन्ना। अब पन्ना और पंचमढ़ी तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो अचानक ये अचान कमार है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आता है। तो देखिए हम लोगों ने सारे के सारे जो है जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, हमने कोशिश की है कि आपको ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन तरीके से सब आपका याद करवा दिया जाए। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कितने हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया शीत रेगिस्तान, तीसरा आपका नंदा देवी हो गया, चौथा कंचनजंगा हो गया, पांचवा दिहांग दिबांग हो गया, छठा मानस हो गया, सातवां रिबू सैखोवा हो गया, आठवां नौकरेक हो गया, 10वां सुंदरबन हो गया, 11वां शिमलीपाल हो गया, 12वां शेषांचलम हो गया, 13वां मन्नार की खाड़ी हो गई, 14वां
अगस्त्यमलाई हो गया 15वां, नीलगिरी हो गया 16वां, पंचमढ़ी हो गया 17वां। देखिए हमें यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा क्या हो रहा है, 8वां ये, अच्छा यहाँ पे देखिए काउंटिंग में गड़बड़ कर दी है, 7वां 8वां के बाद 10वां लिख दिए, 8वां ये 9वां इसको मान लीजिए, ठीक है। 8वां नौकरेक हो गया, 9वां ग्रेटर निकोबार, 10वां सुंदरबन, 11वां सिमलीपाल, 12वां शेषांचल, 13वां मन्नार की खाड़ी, 14वां अगस्त्य मलाई, 15वां नीलगिरी, 16वां ये हो गया, 17वां पन्ना हो गया, 18वां अचानकमार हो गया। अगर आप लोग बोले कि एक बार हम सारी ट्रिक्स को फिर से रिमेंबर करवा दें बहुत स्पीड में, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कच्छ का कारण, जिसके बारे में कोई ट्रिक नहीं देखा, हमने बोला कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है, तो उससे हमारा याद हो गया कि कच्छ का कारण आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। शीत रेगिस्तान मतलब हिम, ठंडी किससे लगती है, हिम से, हिम मतलब शीत, तो हिमाचल प्रदेश और शीत रेगिस्तान हमने ऐसे याद कर लिया। फिर हमने देखा नंदा देवी, नंदा देवी में हमने क्या बताया कि जब हम पेपर देने बैठते हैं, जब हमको उत्तर नहीं याद आता तो हम देवी देवताओं को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो देवी देवताओं से हो गया नंदा देवी और उत्तर से हो गया उत्तराखंड। कंचनजंगा के बारे में आप सबको पता ही होना चाहिए, कंचनजंगा सिक्किम में है, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने दिहांग, दिबांग, मानस, डिब्बू से कौवा, इसकी एक ट्रिक लिखी कि जो आपकी अरुणा दीदी थी, उनके मन में जो उनका सखा था डब्बू, उसके लिए क्या थी, बहुत आशा थी। तो अरुणा दीदी से अरुणाचल प्रदेश में दीदी से आपका दिहांग दिबांग हो गया, मन से क्या हो गया, मानस हो गया। उनका जो मित्र था जिसका नाम था डब्बू, तो वो क्या था, उनका सखा था, तो उससे डिब्बू से खोआ हो गया। आशा से आपका असम हो गया। ये सब आपके असम में थे, ठीक है। मानस और डिब्बू से खोआ असम में होगा, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद नौकरेक हमने मेघालय को कैसे याद कर लिया था कि मेघालय में बहुत वर्षा होती है, जब वर्षा होगी तो पानी बहुत होगा, पानी ज़्यादा होता है तो मिट्टी सूखती नहीं, मिट्टी सूखती नहीं तो मिट्टी में क्रेक नहीं आता, तो क्रेक से हो गया नौकरेक। और मेघालय में बारिश होती है, उससे हमने रिलेट कर लिया मेघालय को। सुंदरबन में हमने कोई ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि सुंदरबन आप सबको पता होगा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल मतलब उड़ीसा के लोग होते हैं, बहुत सिंपल, इससे हमने याद कर लिया उड़ीसा को, ठीक है। उसके बाद हमने शेषांचल की ट्रिक नहीं देखी थी, हाँ हमें जहाँ तक याद आया शेषांचल के बारे में याद करिए कि एक अंधा आदमी है और वो जो है शीशे पे बहुत संभल संभल के चलता है। कैसे चलता है, अंधा आदमी को शीशे पे चलाएंगे तो कैसे चलेगा, बहुत संभल के चलेगा ना, कि पता लगे अचानक से शीशा टूट जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा शीशे के। ऐसे एक घर है, घर के ऊपर ऐसे शीशा लगा है, जैसे शीशे के ब्रिज आजकल आप लोग शॉर्ट में देखते हैं ना, तो अंधा आदमी जब उस ब्रिज पे चढ़ेगा शीशे वाले तो बहुत संभल के चढ़ेगा ना, कि कहीं हम गिर ना जाएं। तो शीशा से शेषांचल हो गया, अंधा आदमी से आंध्र प्रदेश हो गया। मन्नार की खाड़ी हमने बोला कोई ट्रिक नहीं, ऐसे ही याद करना है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, एकदम सिंपल है। ग्रेटर निकोबार, निकोबार अंडमान निकोबार में ही होगा, ठीक है। अगस्त्य मलाई के बारे में बताया कि महर्षि ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। किसने, महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का क्या किया था, आर्यीकरण किया था। दक्षिण भारत मतलब सबसे दक्षिण में आपके तमिलनाडु और केरल है, तमिलनाडु और केरल है। तमिलनाडु केरल में क्या है आपका, अगस्त्य मलाई हो गया। नीलगिरी बताया कि मैप पे जो है आपकी नीलगिरी गई, और वो किन 3 स्टेट पे नीलगिरी आपकी, कौन कौन से 3 स्टेट थे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो तीनों के बॉर्डर पे हो गए। उसके बाद हमारे बचा पंचमढ़ी, पन्ना और अमरकंट, पंचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक, जिसको कि अचानकमार अमरकंटक बोला जाता है। ये कहाँ है अचानकमार अमरकंटक, तो ये छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है। बाकी आपके कहाँ है, ये अचानकमार क्या है, छत्तीसगढ़ और आपके मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। बाकी पंचमढ़ी और पन्ना कहाँ है, तो पंचमढ़ी आपका पन्ना पूरा पूरा मध्य प्रदेश में। इसकी ट्रिक हमने क्या देगी कि पार्टी के मध्य में पानी पीने से अचानक 5 लोग मर गए, तो पार्टी के मध्य मतलब मध्य प्रदेश, पार्टी के मध्य मतलब मध्य प्रदेश। पानी से पन्ना हो गया, अचानक से आपका अचानकमार हो गया, ठीक है। मर गए मतलब 5 लोग मर गए, 5 से हो गया आपका पन्ना, ठीक है। पानी से भी पन्ना याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, पे यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा-सा बताने में आपको गलती कर लिए थे। ट्रिक को ऐसे याद करना है कि पानी से आपको याद रखना है पंचमढ़ी, सॉरी, पानी से याद रखना है पन्ना। देखो पानी और पन्ना, पानी से याद करना है पन्ना, और 5 से याद करना है पंचमढ़ी। देखो दोनों में 5 है ना, तो 5 लोग मर गए यानी कि पंचमढ़ी, पानी यानी कि पन्ना, मध्य यानी कि मध्य प्रदेश, अचानक मतलब अचानकमार। लेकिन जो अचानकमार आपका अमरकंटक है, ये एक और स्टेट में फैला हुआ है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। तो हमने ट्रिक के माध्यम से अभी हमने 18 जो बायोस्फीयर आपके हैं उसको याद कर लिया, और जो स्थापना वर्ष था हमने उसको बताया कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपको याद करना है। अब हम देखेंगे यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम। क्या नाम है, मैब, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर के प्रोग्राम के बारे में याद करना है कि ये शुरू कब हुआ, तो यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की 1971 में। कब शुरुआत की, 1971 में। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य में संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना। कुल मिलाकर जैसे हम लोग हैं, तो हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है उसके मध्य जो हमारे पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसको अच्छा बनाया जा सके, जिससे कि हम पर्यावरण के प्रति जो क्या हो सके, हमारी समझ विकसित हो सके, ठीक है। वैज्ञानिक समझ जब विकसित होगी तो हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। जब पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली में क्या याद रखना है कि जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, ये 1971 में शुरू हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था, लोगों और उनका जो पर्यावरण है उसके मध्य संबंधों में सुधार हो, ठीक है। बस यही इसका उद्देश्य था, इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हमें जो आगे याद रखना है, पहले एक पॉइंट इसको हम बाद में देखेंगे। ये जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को जो है, जैसे हमने भारत में किसी 18 हमने
बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की। तो फिर यूनेस्को भी उनमें से अगर उसको लगता है कि हाँ ये बायोस्फीयर रिजर्व वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान करने लायक है, तो उनमें से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को क्या करता है, यूनेस्को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से 13 को वर्तमान में जो यूनेस्को है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की है। तो इन 13 में आपको कुछ का ईयर भी याद करना है और कुछ के बारे में याद करना है कि मतलब ये तो याद ही रहना चाहिए कौन कौन। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि कौन कौन से मतलब यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसके पहले अगर हमें ये याद करना है तो हमें ये पता है कि टोटल भारत में कितने हैं। टोटल भारत में है 18 में 13 शामिल हैं, 5 नहीं शामिल हैं। इसका मतलब समझे आप, मतलब 13 को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है, जैसे 18 टोटल भारत ने बोले हैं कि इतने हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और उसमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल चुकी है, जिसमें से हाल ही में जो अभी जिसको मिली है वो है शीत रेगिस्तान, जिसको 2025 में। अब आप लोग बताइए कमेंट में शीत रेगिस्तान कहाँ पे है, शीत मरुस्थल कहाँ पे है। चलिए, तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो ये जो 13 हैं, 13 जो है आपके शामिल हैं, कहाँ शामिल हैं, यूनेस्को में। 5 नहीं शामिल हैं। तो ये 13 याद करना कठिन है कि ये 5, तो आप सब कहेंगे नहीं 5 याद करना कठिन नहीं है, 5 सरल है। तो आप इन पाँचों को याद कर लीजिए जो नहीं है, उन पाँचों के अलावा जितने बचेंगे सब हैं। तो वो 5 कौन से हैं, सबसे पहला है आपका दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग कहाँ है, हम लोग कैसे याद किए थे, दीदी से याद किए थे ना। अरुणा दीदी के मन में उनका जो फ्रेंड था डब्बू, उसके लिए क्या थी, बहुत आशा थी। तो दिहांग दिबांग कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। एक तो ये नहीं है। दूसरा, कच्छ का रण जो हमने देखा था वो भी नहीं है, कच्छ का रण वो भी अभी नहीं शामिल है। तीसरा है आपका डिब्रू शिखोवा, ये कहाँ है बताइए, उसी ट्रिक में हो गया था। उसके बाद है शेषांचलम, शेषांचलम शेषांचलम, इसको कहीं कहीं शेषांचलम ऐसे भी लिखा जाता है और कहीं कहीं शेषांचलम। ठीक है, ये हो गया चौथा। उसके बाद जो पांचवा है आपका मानस। तो अब आप ये 5 याद कर लीजिए कि दिहांग दिबांग, कच्छ का रण, डिब्रू सिखोवा, शेषांचलम, मानस, ये 5 हैं जो कि नहीं शामिल हैं यूनेस्को में। ठीक है, ये यूनेस्को में नहीं शामिल हैं। तो इसके अलावा जो 13 हो गए वो शामिल हैं। अब आपको याद हो गया कौन सा यूनेस्को में है, कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और कौन सा नहीं प्राप्त है, ये आपको आसानी से याद हो गया। अब हम इस ईयर की बात करते हैं। देखिए, हम जब आपको वहाँ पे ईयर बता रहे थे तो हमने बताया कि एक ईयर आपको और याद रखना है। जैसे देखिए, ये थी हमारे 18 की लिस्ट। ठीक है, ये थे हमारे 18। अब इस 18 में हमने आपको एक ईयर यहाँ बताया था। ये कौन सा ईयर है आपको पता है, ये ईयर है जैसे हमने 2005 में इसकी घोषणा की, इसकी 2001 में घोषणा की, इसकी 1998 में। ये है कि हमने कब घोषणा की, और ये ईयर है कि यूनेस्को ने कब मान्यता प्रदान की। जैसे नीलगिरी था, तो नीलगिरी पहला था, हमने इसकी घोषणा 1986 में की थी। कब की थी नीलगिरी की घोषणा, 1986 में। लेकिन यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता मिली 2000 में, यूनेस्को द्वारा इसकी मान्यता मिली 2000 में। तो अब डेट्स, जैसे सबकी डेट्स नहीं याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आपको वही याद करना है। देखिए, जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी को हमने कैसे याद किया था, नीलगिरी को हमने याद किया था 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। कितने स्टेट में, 3 स्टेट में। तो इसके लिए देखिए, इसको ऐसे 3 से याद कर लीजिए कि ये जो इसकी घोषणा कब की गई। देखिए, इसमें 3 जीरो है। ऐसी और कोई इसमें संख्या है, ऐसा कोई ईयर है जिसमें कि 3 संख्याएं समान हो, नहीं ना, केवल इसी में है ना, 2000 में। तो नीलगिरी को 2000 से याद कर लीजिए। या नील, नील से कैसे याद करिए, नील होता है, नील, नील मतलब कुछ नहीं का मतलब जीरो, समझने के लिए कुछ नहीं का मतलब जीरो। तो जिसमें ज़्यादा जीरो हो गया वो नीलगिरी हो गया। तो ऐसे ईयर का भी कुछ याद कर लीजिए, हम बस तरीका बता रहे हैं याद करने का, आपका अपना कोई तरीका हो तो याद कर लीजिएगा। नीलगिरी के बारे में याद करना है। सुंदर और मन्नार की खाड़ी, सुंदर वन और मन्नार की खाड़ी, इसके दोनों के बारे में भी याद करना है। ये आपके 2002 में इनकी घोषणा हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद करना है वो कंचनजंगा 2018 में, पन्ना 2020 में, और शीत रेगिस्तान आपका सबसे अभी हाल ही में घोषित हुआ है 2025 में। इसको जो है यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें से अगर कोई, जैसे नंदा देवी अगर आपको याद करना हो तो याद कर लीजिएगा एक बार 2004, बस सन ऐसे 1-2 बार देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला और हाल ही में जो घोषित किया गया है उसको, बाकी हमने पूरी आपको ये प्रोवाइड करा दी है। ये पूरा PDF जो है आज आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको ले लीजिएगा। और इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब कल से हम जो है जलवायु परिवर्तन को पढ़ना शुरू करेंगे। बताइएगा ये पूरी यूनिट कैसी लगी और आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में हमने ट्रिक के माध्यम से आपको 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व याद कराने की कोशिश की है। आप बताइएगा कि आपको याद हुआ, नहीं याद हुआ तो वो भी बताइएगा क्यों नहीं याद हुआ। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नई क्लास में। तो इन चीज़ों में यहाँ पे हमने जितना बताया इतना ही याद करना था। ठीक है, क्लास आज 1-2 बार थोड़ा सा रुकी है किन्हीं कारणवश, तो अगर थोड़ा सा क्लास देखने में इधर उधर लगे तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। जैसे 2 बार हमारी क्लास रुक गई कुछ कारणों की वजह से, मतलब ये क्लास हम रिकॉर्ड जो है इतनी छोटी सी क्लास 3 बार में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है,
उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। इसमें इतना ही याद करना जितना हमने आपको बताया। 13 में से 13 को इसको नहीं याद रखना, 18 वो आपने याद कर लिया, ठीक है, ट्रिक से। उसके बाद जो ये हैं 5 हमने वो याद कर लिया जिनको अभी यूनेस्को मान्यता नहीं प्रदान करता, तो उस 5 को निकाल देंगे, जो 13 बचा वो यूनेस्को मान्यता उनको प्रदान किया हुआ है। उसके बाद हमने सबका ईयर देख लिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए।